अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। 6th क्लास की मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का सिलेबस, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 था और एक्सरसाइज 2C। अभी तक जो है हम इस 2C के क्वेश्चन 1 से लेकर आगे क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं, ठीक है। 11 तक हमने जो है क्वेश्चन ये अच्छे से कर लिए हैं, समझ लिए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इससे आगे अब आज हम जो है इसके लास्ट तक 17 तक जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास वो जो है वो ये कह रहा है कि भाई इसका ये बताएं कि फाइंड एंड इंटीजर डिवाइड -100 टू गिव -5। वो कहता है कि अगर आप 100 के साथ किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5 आंस आना चाहिए, ठीक है। यानी आंस क्या आना चाहिए, 5, गिव 5। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका, इंटीजर नंबर मैंने लेट कर लिया, एक इंटीजर नंबर ले लिया खुद से, उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि इस वाले नंबर को, इंटीजर को इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा, मैं इसको सोल्व करने लगा था, मैंने कहा फिर आपके सामने करता हूँ। तो 100 को डिवाइड करना है इंटीजर के साथ और जवाब आना चाहिए -5। कंडीशन समझ आई होगी क्वेश्चन की जो कह रहा है, ठीक है। अब जो है चूंकि मुझे ये नंबर चाहिए, जो भी नंबर आता है, तो इसको हम इनके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसके नीचे देखें, खुद से 1 लगा लें, हमें पता है कि 1 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो इसकी जगह चेंज कर दें तो इधर आ जाएगा -100 और ओवर में -5 और इक्वल टू में ये x इस साइड पे आ जाएगा। ये 1 आपको पता है कुछ भी नहीं, नीचे इसने रहना है, उसको सोल्व के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखें, ये माइनस से कट हो गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ार, तो मेरे पास इधर 20 इक्वल टू x जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया। वो कहता था कि इसके साथ किसको डिवाइड करें, तो 5 आना चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास 20 आ गया, 20 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, ये इसका -7 होगा, ठीक हो गया। आगे ले जाते हैं 13 वाले क्वेश्चन में कहता परफॉर्म दी फॉलोइंग डिवीज़न। वो अब उसने ना पार्ट्स में हमें क्वेश्चन दे दिए हैं, डिवाइड वाले सवाल हैं, बिल्कुल इजी। तो इसको वो कहता है सोल्व करें। तो देखिए हमारे पास -63 और डिवाइडिंग बाई 7 लिखा हुआ है। सिंपल बात है कि इसको आपने किस तरह से सोल्व करना है, -63 और डिवाइड का मतलब है इसको इस तरह फ्रैक्शन में ले जाएं, ठीक है ना। इसको आप अलग से जो है, जिस तरह से हम ये नहीं करते हैं, इस तरह से इसको इस तरह से ना कीजिएगा। यानी ऐसे अगर आपको आता है डिवाइड करके, टेबल पढ़ना है कट करने के लिए और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। यानी इसमें लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना आपने, ठीक है। अब 7 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, तो ये चीज़ बन जाती है, ये दोनों ही 7 के टेबल में है। 7 1 ज़ार 7 और 7 9 ज़ार, ये 9 7 ज़ार होता है, 7 खुद के टेबल में 1 बार होता है। देखें हमारे पास बच गया -9, तो यही मेरा आंसर होगा। इस तरह से इसको सोल्व कर लेना है, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में फिर से वही काम है कि 56 के साथ इस वाली रकम को डिवाइड करेंगे। देखें 56 के साथ भी माइनस है, 8 के साथ भी माइनस है, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं। अब ये माइनस इस माइनस से कट हो जाना है, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ार, तो हमारे पास प्लस का 7 जो है आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन सोल्व। आगे जी इसका थर्ड पार्ट में फिर से वही काम करना है आपने। 112 डिवाइडिंग बाय 7, लेकिन 7 के साथ माइनस भी है, ठीक है। आप देखें इसको कट करें, 7 1 ज़ा 7, तो इसमें से कितना बच जाएगा, 4 7 6 ज़ार 42 हो जाएगा, इक्वल टू में 16 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये -7 ही रहेगा। तो इस तरह से सोल्व हो गया। आगे इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, पहली रकम ऊपर रखेंगे 231 और ओवर में 11 जो है वो नीचे ले जाएंगे और साथ में इसका माइनस भी है वो साथ ही रखेंगे, ठीक हो गया। अब जो है ये देखें, ये माइनस से माइनस कट हो गया और इसको इससे कट कर दें। -2 ज़ार 12
सॉरी 22, 1 कैरी आ गया, 11 बन गया, 11 1 11 इक्वल टू 21 इसका कट होने के बाद आंसर आ गया। ठीक हो गया। बिल्कुल इजीली आपने इसको समझना है और आसान इंशाल्लाह आपसे हो भी जाएंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने जो है इस खाली जगह को पूरा करना है, फिल करना है। तो क्या कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट है 2 × 3 डैश दिस। आगे वाली स्टेटमेंट में उसने पूरी रकम लिख दी है, लेकिन फर्स्ट वाली में ये खाली जगह छोड़ी है। तो ये अगर आप गौर करें कि ये कौन सी कंडीशन है, अगर आपको याद हो, अल्लाह करे आपको याद हो कि पिछले लेक्चर मेरा, अगर जिसने फ़र्स्ट लेक्चर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 4 तक करवाया है, तो उस फर्स्ट लेक्चर को एक बार फिर देखिएगा। वहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं और प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रकम बाहर होती है और ये मल्टीप्लाई हो रही होती है अंदर 2 रकमों के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं कि ए को एक दफ़ा बी के साथ लिखते हैं, ए क्रॉस बी, फिर ए को सी के साथ, दरमियान में जो साइन है ना ये प्लस का वो साथ ही रहना है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझ लें, ये ए है, ये बी है और ये इधर कोई सी था। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखता हूँ तो ए को बी के साथ लिखा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर ए को सी के साथ। तो देखें सी मेरे पास, ए तो है मेरे पास यानी 2a है, और ये सी है माइनस का 3, तो इसका मतलब है खाली जगह में माइनस का 3 आएगा। ठीक है, इजीली इसको समझना है आपने, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। इसी तरह दूसरा पार्ट देखें, -3 है और आगे ब्रैकेट में उसने -4 और प्लस डैश लिखा हुआ है, और आगे कंडीशन दे दी है कि भाई ये वाला -3 तो आ रहा है लेकिन आगे 5 है। अब 5 कैसे आ गया? अब इसका मतलब है कोई इधर ऐसा डिजिट था, कोई ऐसा नंबर था जिसको इसमें से माइनस किया गया तो मेरे पास 5 आया। अगर मैं प्लस करता ना, यानी जैसे कि एग्जांपल ये माइनस का 5 है, तो ये वाला 5 बनाने के लिए मुझे इधर माइनस का 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस होते हैं, 5 तो आ जाता है लेकिन साथ में माइनस भी तो आ रहा है ना। तो इधर ये जो 5 है ना ये प्लस का है। इसका मतलब है इधर मेरे पास, मैं इधर कौन सा ऐसा लिखूं जिसमें से 4 निकाल दूं तो मेरे पास ये 5 बन जाए। तो मैं 9 लिखूंगा और वो भी प्लस का। ठीक है, 9 प्लस का जो है वो 4 को निकाल दें, 9 में से 4 तो बड़ी रकम वाला साइन साथ ही आएगा। तो इधर देखें ये 5 आ गया, ये वाली रकम तो वैसे ही है, तो खाली जगह में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं -11 और मल्टीप्लाई, फिर से वही कंडीशन फर्स्ट वाली। तो 11 को पहले 7 के साथ देखें, फिर 11 को 2 के साथ। तो देखें 11 तो लिखा हुआ है लेकिन इधर खाली जगह है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको आती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक हो गया। आगे जिसका 15 वाला पार्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है मिस्टर अहमद, भी ये बड़े आसान है। ठीक है, इसमें पेचीदगी में नहीं जाना है। वो कहता एक अहमद है, वो इस डेट पे पैदा हुआ है और डाइड इन दी 1971 और फोत हो गया है 1971 को। आगे कहता हाउ लॉन्ग, वो कितने अरसे जो ज़िंदा रहा। तो हमने क्या करना है, जब भी ये डेट वाला मामला आए तो हमने क्या करना होता है, जिस टाइम पे वो डेथ हुई ना उसकी वो टाइम, और जब पैदा हुआ उस टाइम में से जो पैदाइश की डेट है उसको निकाल देते हैं। ईयर होता है जो पैदाइश का, उसको निकाल देते हैं तो हमारे पास उसका ना जो दुरानिया है उसका आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि उसकी जो बोर्न एज है वो ये है और डेथ एज ये है। तो इसको आगे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1971 - 1898। ठीक है, आपसे कोई भी डेट पूछे तो उसकी पैदाइश का जो है ना वो डेट देख लें, ईयर जो है वो देख लें, साल जो होता है, और फिर उसका डेथ एज जो है वो देखें साल, तो उसको उसमें से माइनस करवा दें। तो ये देखें मैं इधर रफ पे कर रहा हूँ 1971 और 1898। तो इधर से कैरी गया तो यानी 1 में से 8 नहीं ना निकलता, 11 में से 8 निकाल दे तो आपके पास आ जाएगा 3,
और इधर बच गया आपके पास 6। फिर इधर से कैरी लिया 16 में से 9 निकाल दें तो आपके पास 7 आ गया। इधर भी 8 है, इधर 1, ये 0 0 हो जाएंगे, वो खैर वो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो माइनस हुआ हमारे पास 73 ईयर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इतने साल वो जो है ज़िंदा रहा, ठीक है। आगे है इसका 16 वाला पार्ट। इसमें वो कहता है द ग्रीक मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन था वो इस टाइम पे पैदा हुआ, यानी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, और इस टाइम पे जो है ना वो फोत हो गया, ठीक है ना। ये जो BC है ना, ये हम अक्सर वो इस्लामियात SST में पढ़ते हैं क़िबल मसीह, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ डेट होती है, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाली डेट डेथ एज लिखी है ना, ये फ्रेश वाली डेट होती है, और ये वाली जो ये डेट है ना ये हमारी पुरानी डेट होती है। मतलब हम क्या करेंगे इसके सल्यूशन में, चूँकि ये डेथ एज है तो अगर तो मैं इसको डिटेल से तरतीब से लिखता हूँ तो हमेशा जो BC वाली डेट्स लिखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि ये माइनस की हम लिखते हैं। लेकिन अगर सिंपल मैं इसको सोल्व करूँ ना तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वाली डेट में से ये डेट निकाल देनी है 276 माइनस, यानी सीधा सीधा ये बात आपने जहन में रखनी है कि बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिटेल से बताऊं तो क्या होना है -94, और इसको चूँकि चेंज हुआ है तो -276, क्योंकि ये जो होती है ना डेट्स, इसको माइनस के साइन के साथ लिखा जाता होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्व होती है -194 माइनस प्लस 276, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर फिर भी माइनस ही होना है। लेकिन इस तरह से भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर आपके टीचर इस तरह से करवाते हैं तो ये मत समझिएगा कि मेरा क्वेश्चन गलत है, तो इस तरह से सिंपली भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 276 194, इसको आप करें 6 में से 4 निकाल दें 2, 7 में से 9 नहीं निकलता, कैरी लिया 17 में से 9 निकाल दें तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 82, इसमें 82 ईयर्स जो है उसकी एज थी मैथमेटिशियन की। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे जो है इसका लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, इसमें समझनी है बात। वो कहता है एट नून ऑन आ सर्टन डे हंजा दी टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कह रहा है कि अबव ज़ीरो, कहता है वहाँ पे जो नून टाइम पे था, जैसे आफ्टरनून होता है एट नून, उसका जो टाइम था दोपहर का टाइम था मे बी, तो वहाँ तब उसका जो टेम्परेचर था ना 11 सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब आगे क्या कहता है एट मिड नाइट, रात को, आधी रात को जो है ना वो टेम्परेचर फैल हो गया, यानी नीचे को टेम्परेचर आ गया, कितना कहाँ पे चला गया वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, ठीक है। बिलो ज़ीरो से भी नीचे चला गया, तो ये माइनस में, जब ज़ीरो से नीचे रकम जाती है ना तो वो माइनस में चली जाती है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक हो गया। तो फाइंड दी चेंज इन टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो क्या है, ठीक है ना। इसको भी अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँ तो मे भी आप लोग परेशान हो जाएं, तो मैं सीधा ही इसको करूँगा कि जो टेम्परेचर ऑफ नोन था ना, हम सीधा लिखेंगे, यानी टेम्परेचर एट नून, यानी दोपहर को जो टेम्परेचर था ना वो था हमारे पास 11 सेंटीग्रेड, और ये अबव ज़ीरो है, ज़ीरो से अबव है, ये भी चीज़ देखनी, ध्यान रखनी है आपने। और मिड नाइट को बिलो ज़ीरो हो गया, नीचे को चला गया है, तो इधर लिखें टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो मिड नाइट को जो उसका टेम्परेचर हुआ वो हो गया -5 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये मैं यानी चूँकि ये बिलो, इधर मैं लिख भी देता हूँ बिलो ज़ीरो से नीचे चला गया था, तो ज़ीरो से नीचे जब भी कोई चीज़ जाती है तो वो माइनस में चली जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि जो उसमें चेंज आया है, तो द चेंज टेम्परेचर, द चेंज इन टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो ये है कि 11, चूँकि 11 है
इसमें जो चेंज है वो चेंज का मतलब होता है कि उसमें माइनस होना, ठीक है। जब आप 12 क्लास में जाएंगे उसमें चेंज काफ़ी हम निकालते हैं डेल्टा वगैरह यूज़ करके। तो 11 में से माइनस करना है ये जो हमारे पास चेंज हुआ है सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इक्वल टू ये हो गया। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 + 5 और इक्वल टू में 16 हमारे पास आ जाएगा, 16 सेंटीग्रेड। ये इसमें चेंज आया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। और एक्सरसाइज कंप्लीट, ये लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 3, ठीक है ना। मैं साथ में मेंशन करूँगा लाजमी कि लेक्चर नंबर ये 3 है। एक्सरसाइज हमारी जो है 2C, इसका लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है। और वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।